तमिलनाडु में चमत्कार हो गया। ईवी रामास्वामी पेरियार को मानने वाला एक नौजवान लड़का, मेरी उम्र का, विजय जोसेफ, जो वहां का फिल्मों का एक्टर है, सुपरस्टार, लेकिन एक्टर होने के बाद भी, सुपरस्टार होने के बाद भी उसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी है पेरियार वाली। और उस विचारधारा की दम पर वो नौजवान लड़का अगर तमिलनाडु में सरकार बना सकता है तो 2026 में तमिलनाडु में एक चमत्कार हुआ, 2027 में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में चमत्कार करेंगे और 2028 में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में चमत्कार करके नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। यकीन मानो, ये भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक साहबनाथ तो दूसरा नागनाथ है। जो मनवर साहब कांची राम जी कहते थे, वो दामोदर भी कहता है, दोनों चोर चोर मौसे आते भैया है। इन दोनों चोरों को सबक सिखाना है। जिस तरीके से हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद अकेले एक सांसद 500 पे भारी सदन के अंदर, 500 पे भारी एक चंद्रशेखर आजाद, तो आपका बेटा दामोदर भी 229 पे भारी पड़ेगा विधानसभा के अंदर। ये आपसे वादा करने आया हूं। और इतना ही नहीं, जो काम सड़क पे करना है वो सड़क पे होगा, जो सदन में करना है वो सदन में होगा। लेकिन जो डंडा लेके तरेर के सिंध नदी के पार जिसको छोड़ना है, उसको भी आपका भाई दामोदर सिंध नदी के पार छोड़ के आने का काम करेगा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दी तो मैंने पूछा मेरे भाइयों से कि बताओ क्या करना चाहिए, तो वहां मौजूद एक भाई ने कहा कि हमेशा के लिए फसाद की अम्मा को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको ही मैदान में उतरना चाहिए। और जब जनता ने हुक्म कर दिया तो दामोदर हुक्म का गुलाम है। उस जनता का, उन बहुजन साथियों का, उन संविधानवादियों का तुम्हारा पसीना गिरेगा मेरे बड़ौनी के किसान भाइयों, तो दामोदर खून गिराने का काम करेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। दामोदर तुमसे वादा करता है मेरे भाई बहनों, मैं सरकार का बहाना नहीं बनाऊंगा और न दामोदर यादव न चंद्रशेखर आजाद कोई किसी सरकार का मोहताज नहीं। अगर मोहताज हो तो आपके आशीर्वाद और समर्थन का से देखो क्या काम करके हम यहाँ दिखाते हैं। आलो 4 घंटे की कथा था। अब धीरेन्द्र को तो बुलाया, 24 घंटे होते, बकाया 8 घंटे बुक कर लिए। तुम्हारे साथ फोटो, सबसे पैसे ले लिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा पहुंचा, लड़का, नौजवान लड़का है, छोटा भाई है मेरा, पर्ची मर्ची फर्जी निकालता रहता है, कुछ आता वाता तो है नहीं। जिसको तुम संत मानते हो उसको तुम्हारा नरोत्तम मिश्रा संत नहीं मानता। धीरेन्द्र को 1 लाख गालियां दी और कहा कि बोल नहीं सकता वो शब्द, जो शब्द बोले, और कहा चुपचाप तैयार होके आ जाओ, तुम्हारी फूकेंगे, चुपचाप फोटो खिंचवाओ आके। अच्छा बेबी डरा गए, हाँ भाई के दादा आ रहे हैं, चलो हम तक तैयार हो जाए। तो बिन्ने दादा को दादी को करो रवाना और बिन्ने अपने चैनल से कहीं गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे और भाग गए झांसी। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? तो धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों से लड़ना क्या गलत है कि सही है? इसलिए लड़ रहा है दामोदर यादव, वो मरते तब तक लड़ेगा और धर्म को धंधा बनाने वालों को जेल भेजने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने के लिए आया। जिस दिन अपने भाई को अपने बीच में से किसी को एमएलए बनाने का काम करने लगोगे, यकीन मानो उस दिन ओला हो चाहे पाला, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं बिगड़ पाएगा। अगर ओला पड़ के 40% का नुकसान हो जाएगा तो आपका भाई दामोदर 80% सरकार से दिलाने का काम करेगा। ये दामोदर ताकत से कर सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, लड़ो पूरी ताकत से। बोलो मैं चुनाव लड़ूंगा कि तुम लड़ोगे? सब लड़के तैयार हो? हाथ उठा के बताओ। जनता लड़ेगी चुनाव, मेरी तरफ से तुम सब चुनाव लड़ोगे? आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास दिला दे, तो हमारे प्रभारी जी प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाओ कि दामोदर आए ना आए, हम लड़ेंगे पूरी ताकत से। हम जिताएंगे अपने भाई को और डबरावादी को टाटा बाय बाय करने का काम करेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब सोचो मेरे भाइयों, ये मदद करने वाले चेहरे असली दुश्मन नहीं है, वो असली हथियारे नहीं है। जो बंदूक का ट्रैगर दबा रहे हैं वो असली दोषी नहीं है, ट्रैगर दबा रहे हैं वो असली दोषी है। उनकी जमानत जब्त करने का काम हम सबको करना है। ये मर्डर की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देने का हमको काम करना। ये बाल मरेगा, कभी कुशवाहा, कभी जाटव, कभी यादव, कभी गुर्जर, कभी दागीर, कभी रावत, कभी कुर्मी, कभी सैर, कभी साहू, कभी मल्लाह, कभी केवट, कभी मुसलमान। कोई भी मरे, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण वैश्य क्यों ना हो, वो सब मानवता के नाते मेरे भाई। एक आदमी भी अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो गुंडे नहीं होते जो उसको मारते हैं, उन गुंडों के सरगना वो नेता होते हैं जिनको तुमने सत्ता में बिठाने का काम किया है। ये दामोदर कहने के लिए आया है। और वादा कर रहा हूं, जिस दिन चुनाव का परिणाम ला दो, यकीन मानो कल्लू कुशवाहा का मर्डर किसने करवाया उस नेता का नाम भी खोलेंगे और 120 की धारा लगवा के उसको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये भी दामोदर यादव वादे से कहने के वो काम करने के लिए हम आए हैं। दतिया का चुनाव आज जब सर पे है, आज नहीं तो कल घोषित हो जाएगा।
लेकिन जब घोषित हो जाएगा तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2 साल पहले तुमने हराया 7,500 से, अब दामोदर से वादा करोगे 27,500 से हराने का काम करोगे। बोलो, हराने का काम करोगे? जोर से आवाज लगाओ, करोगे? नरोत्तम मिश्रा को गिराओ, हराओगे? हाथ उठा के बताओ, हराओगे? मेरे भाइयों, यकीन मानो, अगर तुम वादा पूरा करते हो तो दामोदर भी एक वादा करता है। जिस तरीके से हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद अकेले एक सांसद 500 पे भारी सदन के अंदर 500 पे भारी है चंद्रशेखर आजाद, तो आपका बेटा दामोदर भी 229 पे भारी पड़ेगा विधानसभा के अंदर। ये आपसे वादा करने आया हूं। और इतना ही नहीं, जो काम सड़क पे करना है वो सड़क पे होगा, जो सदन में करना है वो सदन में होगा। लेकिन जो डंडा लेके तरेर के सिंध नदी के पार जिसको छोड़ना है, उसको भी आपका भाई दामोदर सिंध नदी के पार छोड़ के आने का काम करेगा। लेकिन ये ताकत आएगी कहां से? ये ताकत तुम्हारे पास है मेरे भाइयों, तुम्हारे पास है। तुम्हारे वोट की जो ताकत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके तुम्हें दी है, उस ताकत को चुनौती देने का काम कोई गृह मंत्री अगर करता है तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि मंत्री मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मालूम क्या कह रहे? बोले दामोदर यादव आ गया, अब तो और अच्छा हो गया। हमने कहा क्यों भाई, क्यों कह रहा है ऐसा? बोले इसलिए कह रहे कि दामोदर तो है साड़, वो तो लड़ेगा, वो नहीं मानेगा। तो मैंने कहा देखो, मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और आदरणीय तोमर साहब से और प्रदेश अध्यक्ष जी से सिर्फ ये बात की थी कि चुनाव का मौका है, आजाद समाज पार्टी को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। और यकीन मानो वो बैठे हैं बाबूजी, मुझे बताया भी नहीं, और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुपचाप घोषणा ही कर दी कि दामोदर यादव चुनाव लड़ेगा। अब बताओ, जब हमारे मार्गदर्शक ने घोषणा कर दी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दी, तो मैंने पूछा मेरे भाइयों से कि बताओ क्या करना चाहिए। तो वहां मौजूद एक भाई ने कहा कि हमेशा के लिए फसाद की अम्मा को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको ही मैदान में उतरना चाहिए। और जब जनता ने हुक्म कर दिया तो दामोदर हुक्म का गुलाम है। उस जनता का, उन बहुजन साथियों का, उन संविधानवादियों का तुम्हारा पसीना गिरेगा मेरे बड़ौनी के किसान भाइयों, तो दामोदर खून गिराने का काम करेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग इसलिए घबरा रहे हैं। बोले राजेंद्र भारती के रहते तो हम चुनाव लूट लेते थे, अब कैसे लूट पाएंगे? तो सुन लो लूटने वालों, अब तो नहीं लूट पाओगे। गाय मुर्रू भैंस को दूध दामोदर भी पिए होगा, तो एक कार्यकर्ता पिए। अगर तुमने एक पोलिंग बूथ में गड़बड़ करी, अगर तुमने एक किसान को आंखें दिखाने की कोशिश करी, अगर तुमने एक कार्यकर्ता को छेड़ने की कोशिश की, तो यकीन मानो लठ मार मार के भगा के डबरा छोड़ के आएंगे। और चमचो तुम भी सुन लेना, चमचो या तो सुधर जाओ, चमचो या तो सुधर जाओ, नहीं बचा पाएंगे उनके अधिकारी भी तुम्हें, और वो अधिकारी भी सुधर जाए। पहले भी मैंने कहा है, कलेक्टर ने अच्छा काम किया दतिया में, पुराने एसपी ने भी अच्छा काम किया, मुझे उम्मीद है नए एसपी भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन कुछ बैठे हैं भक्ति में। काय की भक्ति? दादा भक्ति, दादा भक्ति, दादा भक्ति। ए सुन लो भक्तों, तुम्हारे दादा को तो भाई बना देंगे, हम ध्यान रख लेना। दादा भाई कहां जाएंगे नहीं मालूम, लेकिन तुम अपना सोचो कि तुम कहां जाओगे। जिस संविधान की शपथ लेके, जिस संविधान की बदौलत तुमको नौकरी मिली है, वो अपना नैतिक दायित्व कर्तव्य निभाओ और ईमानदारी से चुनाव कराओ। ये दामोदर कहने के लिए आया है, दामोदर कह रहा है। और भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी कह रहा हूं, भलाई तुम्हारी इसी में है कि चुनाव को चुनाव की तरह लड़ो, युद्ध की तरह मत लड़ो, नहीं तो 90% लोग तुम्हें मार से भगाने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। दामोदर की आवाज किसानों की आवाज है, दामोदर की आवाज गांव में रहने वाले गरीब की आवाज है, दामोदर की आवाज
उस बेरोजगार नौजवान की आवाज है, दामोदर की आवाज उस महिला की आवाज है, उस महिला शक्ति की आवाज है, उन किसान और मजदूरों और शोषित वंचितों की आवाज है जिनका शोषण तुम पिछले 15 साल से कर रहे हो। अब विधायक नहीं है तो बोले विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार। भारती जी से हमने कहा, एक बार मिल गए विधायक बनने के बाद, बोले आप मिले नहीं तो आपको धन्यवाद ही नहीं दे पाए, आपने बहुत मदद कर दी। मैंने कहा फोन खराब हो गया था क्या बैलेंस खराब हो गया था, वही पे दे देते, फोन में बैलेंस नहीं था। लेकिन चलो जब आपने धन्यवाद दिया तभी ठीक। मैंने सुझाव दिया था उनको कि लोगों ने सिर्फ इसलिए विधायक नहीं बनाया आपको कि नरोत्तम मिश्रा को हराना था, इसलिए भी बनाया कि नरोत्तम मिश्रा को भगाना था। और भगाने में क्यों कमजोर पड़ रहे हो? तो भारती जी कहते हैं आप जानते हो अपनी सरकार नहीं है, लेकिन दामोदर तुमसे वादा करता है मेरे भाई बहनों, मैं सरकार का बहाना नहीं बनाऊंगा और न दामोदर यादव न चंद्रशेखर आजाद कोई किसी सरकार का मोहताज नहीं। अगर मोहताज है तो आपके आशीर्वाद और समर्थन का ताकत से फिर देखोगे क्या काम करके हम यहां दिखाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दामोदर यादव जीतेगा, दामोदर यादव धर्म विरोधी, या दुष्प्रचार कर रहे हैं। दामोदर यादव तो धर्म विरोधी है। अरे दामोदर यादव किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी संत का विरोधी नहीं। दामोदर अगर विरोधी है तो आडंबर पाखंड का विरोधी है, धर्म को धंधा बनाने वालों का विरोधी है। मेरे भाइयों किसानों जरा सोचो, अगर कोई मंदिर बनवाता है, मंदिर सरकारी जमीन में डबरा में 9 ग्रह का मंदिर बनता है, 9 ग्रह का, और सरकारी जमीन में तुमसे भ्रष्टाचार से कमाया हुआ 135 करोड़ रुपए लगाया जाता है डबरा के मंदिर में। तो दामोदर ने एक ही मांग तो कर ली कि मुख्यमंत्री जी मंदिर सरकारी जमीन पे बना है तो उसका मालिकाना हक भी सरकार के पास होना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा के परिवार के पास नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, सही मांग की कि नहीं? लेकिन ये धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को मिर्चियां लगती, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? बोले हम बुला रहे धीरेन्द्र शास्त्री को कथा कराएंगे। मैंने कहा करा ले भैया। अब वो आ गया पर्ची वाला, कथा भी करके चला गया, 28 साल का लड़का छतरपुर का। अब मालूम क्या कथा हुई, जरा जगह छोड़ना प्रभारी जी को किस्सा सुनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया नवग्रह मंदिर के उद्घाटन में, और तमाशा मालूम क्या हुआ, मैंने आज तक ओपन नहीं किया, प्रमाण है, और नरोत्तम जी चैलेंज है, बोल देना दामोदर झूठ बोल रहा है तो प्रमाण भी देके दिखा दूंगा। अब इनने बुलाया, इनने बुकिंग पहले ही कर ली, इतने बजे कथा है, इतने घंटे खाली है, इतने घंटों में इतने व्यापारियों से मिलना है, इतने सेठों से मिलना है, उनके पैसे ले लिए थे, पैसे भी ले लिए थे। सुन रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कि मान लो 4 घंटे की कथा, अब धीरेन्द्र को तो बुलाया, 24 घंटे होते हैं, बकाया 8 घंटे बुक कर लिए, तुम्हारे साथ फोटो, तुम्हारे साथ फोटो, सबसे पैसे ले लिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा पहुंचा, लड़का नौजवान लड़का है, छोटा भाई है मेरा, पर्ची मर्ची फर्जी निकालता रहता है, कुछ आता वाता तो है नहीं उसको। अब जब धीरेन्द्र वहां पहुंचे तो धीरेन्द्र थक गए थे बेचारे, सो गए अंदर जाते। अब 4-5 बड़े बड़े बारंबारे चेला है उनके, तो वे बाहर खड़े हो गए गेट पे। अब इतने बिलने कही कि हाँ मिश्रा जी तुमने तो कही थी मिलवाओगे, अरे बोले मिलवा रहे, चिंता नहीं करी। तो एक को मोड़ा है उनको, जाने कान होगा को हम जाना देंगे, पहले बाहर पहुंचाओ। तो भाई बड़े बारन ने क्या नहीं, महाराज जी तो आराम कर रहे हैं, बाकी बार एक भतीजो है, बाहर पहुंचाओ। तो बहन ने कह रही नहीं महाराज जी तो आराम कर रहे। फिर नरोत्तम जी खुद ही गए गुस्सा में, वो जाके किवारन में लाते ही और 1 लाख गाली दी। 1 लाख, जिसको तुम संत मानते हो उसको तुम्हारा नरोत्तम मिश्रा संत नहीं मानता। धीरेन्द्र को 1 लाख गालियां दी और कहा कि बोल नहीं सकता वो शब्द, जो शब्द बोले, और कहा चुपचाप तैयार होके आ जाओ, तुम्हारी फूकेंगे, चुपचाप फोटो खिंचवाओ आके। अच्छा बेबी डरा गए, हाँ भाई के दादा आ रहे हैं, चलो हम तक तैयार हो जाए। तो बिन ने दादा को दादी को करो रवाना, और बिन ने अपने चेलन से कही गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे और भाग गए झांसी। अब कथा को टेम होगा, अनिल भाई सत्येंद्र भैया तुम्हें तो पता होगा, तुम डबरी के हो, पूछ लो जरा। अब हो गया कथा का टेम। जब कथा का टेम हो गया
तो नरोत्तम ने कही कहाँ है, अभी तक नहीं आया धीरेन्द्र शास्त्री। बोले वे तो भाग गए। बोले कहाँ भाग गए, फिर कथा को पढ़े। बोले कहाँ मालूम, सो फोन नहीं उठा रहे। नरोत्तम लगाए भी ना उठाए, लगाए सो ना उठाए, सो पहुंच गए झांसी के सांसद के। झांसी के सांसद के यहाँ चाय पी रहे थे। वहां ने कही स्पीकर चालू कर दो, बात तो नहीं कर रहा वो 28 साल का लड़का। वो अब आजकल सब 28 साल का लड़का कहने लगे धीरे से, हमने नाम रख दो 28 साल का लड़का। तो उनने कही कि लौट आओ चुपचाप, हम जानो थे कि तुम कछु नहीं जाना, तुम्हारे जादू टोना पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना डर है, चुपचाप लौट आओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। सो जी लौट के पहुंच गए, इनने कथा पढ़ने का काम किया। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? मेरे भाइयों बताओ, इन लोगों ने धर्म को धर्म बना रखा है या धंधा बना रखा है? जवाब दो, ये धर्म है कि धंधा है? बताओ, जोर से बोलो, चिंता मत करो, कोई में रख नहीं जो। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? तो धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों से लड़ना क्या गलत है कि सही है? इसलिए लड़ रहा है दामोदर यादव, वो मरते तब तक लड़ेगा और धर्म को धंधा बनाने वालों को जेल भेजने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने के लिए आया है। मेरे भाइयों, मेरे बड़ौनी के साथियों, यहाँ के किसानों की समस्या अमित लोधी जी बता रहे थे। अमित लोधी जी देखो, मैं कभी निकलता हूँ दौरे पे, कई हमारे किसान भाई आके कह रहे, बोले केस बच गया, किसने बना दिया? बिजली विभाग ने। क्यों बना दिया बिजली विभाग ने? तो बिजली विभाग आंधा होके जो केस बनाने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। बिजली विभाग जो फर्जी बिल देने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। जो खाद के लिए तुम्हें लाठी खानी पड़ रही है और ब्लैक हो रहा है वो मेरी जानकारी में है। और इतना ही नहीं, ये शुगर मिल का मालिक जो तुमको लूटने का काम कर रहा है वो भी दामोदर की जानकारी में है। आपको सबको पता होगा, सन 2003 में जब डबरा का शुगर मिल लूटने का काम कर रहा था, तो बोलो गन्ना किसानों की लड़ाई दामोदर ने लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कितने लोगों को मालूम है? बताओ, हाथ उठा के बताओ, कितने को मालूम? सबको मालूम है। आदरणीय प्रभारी जी 3 बार किया आंदोलन, 4 बार गया जेल। जे नासिर बख्श मंसूरी हर बार मेरे साथ जाते थे और जब जब जेल गए, एक बार तो ऐसा आंदोलन हो रहा कि 12 करोड़ रुपया बाकी जिसपे ये नवग्रह मंदिर बना है उसी जमीन पे बना है। मेरे भाई बहनों, किसकी जमीन? शुगर मिल की जमीन। और अगर शुगर मिल की जमीन लीज पे दी सरकार ने तो लीज धारक दूसरे को रजिस्ट्री करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। अगर तुम्हें हमने मकान अपना किराए से रहने को दे दिया तो तुम क्या किसी को रजिस्ट्री करा दोगे? सरकार ने जमीन दी थी शुगर मिल के लिए, 12 करोड़ रुपए शुगर मिल पे बकाया था, किसानों का पैसा नहीं मिल रहा था और किसानों ने कहा हम तो अपने गुड़ के क्रेशर लगाएंगे, खेत पे गुड़ बनाएंगे और बेचेंगे। तो यही नरोत्तम मिश्रा ने शुगर मिल के मालिक के साथ मिलके ये कानून बनवा दिया था कि ये क्षेत्र आरक्षित है, यहाँ जो भी गुड़ के क्रेशर लगाएगा वो जेल जाने का काम करेगा। और जब किसान जेल जाने लगे, जब कोई नहीं सुन रहा था, तब आपका भाई दामोदर खड़ा हुआ, 1000 किसान सड़क पे खड़े हुए, गोरा घाट पे अनिल चक्का जाम किया। सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कलेक्टर एसपी को वहां खड़ा रखा धूप में और कह दिया कि आज के बाद अगर कोई पुलिस वाला गुड़ क्रेशर रोकने गया तो बताने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो क्या बोला होगा मैंने। और मालूम क्या हुआ? उस दिन से लेके आज तक 20 साल तक गुड़ के क्रेशर सबके अपने अपने चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो ये आंदोलन अगर हम वहां कर सकते हैं तो यहाँ के शुगर मिल वाले सुन ले, तू भी सुन ले ध्यान से। वो तो बड़ा आदमी था, तू तो छोटा सा है, छोटा सा। तुझे खा जाएंगे और डकार नहीं लेंगे। हमारे किसानों का भुगतान समय से करने का काम कर दो, नहीं तो इन्हीं किसानों को लेके आऊंगा और खुद ताला डालने का काम करूंगा। और जितनी भी जमीन उसके पास होगी, जितनी भी जमीन उसके पास होगी, उस जमीन पर कब्जा करके नीलाम करा के जिनके किसानों के जितने पैसे उस हिसाब से बांटने का काम कर देंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो इसके लिए? मेरे भाइयों, तुम तो 7 महीने भर को तैयार हो जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो विधायक बना देना, विधायक बना दोगे तो सदन में लड़ेंगे, विधायक बना दोगे और फिर यहाँ आएंगे बरौनी बस स्टैंड पे तो कलेक्टर एसपी खड़े मिलेंगे
विधायक बना दोगे तो एक फोन पर दौड़ दौड़ के ये तुम्हारे काम करेंगे। विधायक बना दोगे तो शुगर मिल वाला घर जाके हाथ जोड़ के पैसा दे आएगा। विधायक बना दोगे तो बिजली विभाग के बेईमान अधिकारी ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे। और विधायक बना दोगे तो सत्ता की गुंडागिर्दी करने वाले ठंडी सड़क पे जेल में दिखाई देंगे। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। और विधायक नहीं बना दोगे तो अब पसीना बहा रहे, सड़क पे लड़ रहे, सो भी लड़ते रहेंगे। अब बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, गूंगे नहीं। बनाना चाहते हो क्या? आवाज कमाई। बनाना चाहते हो क्या? तिवारी जी बनाना चाह रहे, लड़ जाए, लड़ जाए। आप लोग तो कह दिया लड़ जाओ। अनिल भाई लड़ जाए, सत्येंद्र भाई लड़ जाए, लड़ जाए। देखो सत्येंद्र द्रोही जी, हम लड़ तो रहे, लेकिन एक वादा हम तुमसे भी चाह रहे, या तो तुम हमें लड़ाओगे चुनाव, हम डबरा में तुम्हें नरोत्तम से लड़ाएंगे कुश्ती। तुमको भी लड़ने के लाने तैयार रहो, ठीक है कि नहीं? डबरे के रहने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इनको डबरा में उससे हम कुश्ती लड़ाएंगे। और मेरे भाइयों चिंता मत करो, देखो कितने होशियार है। होशियार तो है हमारा पुराना दोस्त नरोत्तम मिश्रा। होशियार कैसे है सुनो। तिवारी जी, एक ग्रह के डर के मारे लोग चक्कर काटते रहते हैं। क्या होगा? दिना खराब चल रहा है। हाँ बोले गिरा खराब चल रहा है। दिना खराब नहीं, गिरा। बोले कौन सा? राहु, केतु, शनि, फलानो ढिकानो, कौन सा ठीक नहीं गया? तो कल ज्योतिषी ने बता दा जो बारो ठीक नहीं गया, सरसों को तेल जलाओ, तिली चढ़ाओ, जो करो वो करो तो ठीक हो जाए। नरोत्तम ने सोची कि जब भय के दम पे ही धंधा चल रहा है तो नौग्रह की जगह बांध लो। अब हमने तो सुना है कि नौग्रह रावण भी नहीं बांध पाया था, तो ये तो रावण से भी बड़ा हो गया कि नहीं? क्यों? नौग्रह रावण ने भी बांध पाए थे का? बांध पाए थे? नहीं बांध पाए थे। वैसे तो हम रावण फावड़ मानते नहीं है, हम काल्पनिक बातें मानते हैं, लेकिन तुम मानते हो, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जो रावण नौग्रह नहीं बांध पाया, तो रावण इतना बड़ा राक्षस बताते हो तुम सब लोग, तो फिर ये कितने बड़े होंगे? बताओ ये कितने बड़े होंगे? 9 बांध रहे कई जगह, वो बेरले पट्टा में, वो काय किनारे बढ़ गए। 10,000 करोड़ की जमीन लगी है मंदिर के नाम से। समझ में आ गई बात? प्लॉटिंग करके बेच रहे। सुनो नारू, नरोत्तम मिश्रा, तुम्हारे जितने भी प्लॉट है, ये बड़ौनी के किसान भाई एक बार दामोदर को विधायक बना दे, अगली बार तुम्हारे सारे सरकारी प्लॉट छुना के और गरीब किसानों में और जनता में बांटने का काम करेंगे। दामोदर चुनौती से कह रहा है, चुनौती से कह रहा है। और तुम जो चिंता कर रहे हो कि अब गुंडागिर्दी नहीं हो पाएगी, मत करना, भलाई तुम्हारी इसी में है। या तो हमें राज्यसभा की जुगाड़ लगा लो, निकल जाओ, राज्यसभा की सीटें बट ही रही है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि राज्यसभा की जुगाड़ लगा लो, राज्यसभा के सांसद बन जाओ, निकल जाओ। और अगर राज्यसभा के सांसद बन के नहीं निकल रहे तो आ जाओ, चुनाव लड़ लो, लेकिन लड़ियो प्यार से। अगर तकरार की तो तकरार का अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारा एक एक कार्यकर्ता बताएगा। और हर कार्यकर्ता ही नहीं, गांव में रहने वाला एक एक किसान मजदूर बताएगा। ये चुनाव दामोदर यादव नहीं, बल्कि एक एक किसान, गांव में रहने वाला मजदूर और एक एक नौजवान माता बहन चुनाव लड़ने का काम करेंगी। ये चुनाव दामोदर का नहीं, ये चुनाव दतिया को आजाद कराने का चुनाव है। ये चुनाव दामोदर का चुनाव नहीं, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव धर्म के धंधे को बनाने वाले लोगों को ठिकाने लगाने का चुनाव है। मेरे किसान भाइयों, कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे? ओला पड़ गए सो किस्मत फरो रहे, सूखा पड़ गई सो किस्मत फरो रहे, खाद नहीं मिल रहा सो किस्मत फरो रहे। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमने वोट का अधिकार ठीक से उपयोग नहीं किया, ये सोच समझ खराब है। इस समझ को जिस दिन ठीक कर लोगे, जिस दिन अपने भाई को अपने बीच में से किसी को एमएलए बनाने का काम करने लगोगे, यकीन मानो उस दिन ओला हो चाहे पाला, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं बिगड़ पाएगा। अगर ओला पड़ के 40% का नुकसान हो जाएगा तो आपका भाई दामोदर 80% सरकार से दिलाने का काम करेगा। ये दामोदर ताकत से कर सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, लड़ो पूरी ताकत से। बोलो मैं चुनाव लड़ूंगा कि तुम लड़ोगे? सब लड़ने तैयार हो? हाथ उठा के बताओ। जनता लड़ेगी चुनाव, मेरी तरफ से तुम सब चुनाव लड़ोगे? आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास दिला दे,
तो हमारे त्रिपाठी जी प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाओ कि दामोदर आए ना आए, हम लड़ेंगे पूरी ताकत से, हम जिताएंगे अपने भाई को और डबरा वाले को टाटा बाय बाय करने का काम करेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब मेरे साथियों एक और विषय है, मर्डर की राजनीति। प्रभारी जी को देख ले लो जरा, प्रदेश अध्यक्ष जी को, उनसे बातें करना है। देखो साहब, ये दतिया बड़ा शांत था। दतिया में राजनीति कभी मर्डर की नहीं होती, दतिया में राजनीति कभी डकैती और चोरी की नहीं होती थी। लेकिन कुछ लोग राजनीति में आए, उनने मर्डर की राजनीति शुरू करा दी। मुझे याद है कुशवाहा समाज के 2-3 लड़के, एक राजू कुशवाहा हुआ करता था 20 साल पहले, राजनीति में जरा उठा कुशवाहा हमारा भाई, उसका मर्डर कराने का काम किसी नेता ने कर दिया। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, खुद हिसाब लगा लेना। उसके बाद फिर समय आया, एक नेता बन के निकली एक महिला, सब्जी बेचने वाली महिला, जब नगर पालिका की अध्यक्ष बन जाती है तो बेईमानी से 200 वोट से हराया जाता है अमानो भाई को। और जब अमानो भाई आंदोलन करके बड़ी नेता बन जाती है तो अमानो भाई का मर्डर करा दिया जाता है। वो भी एक नेता ने कराया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, खुद समझ जाना। उसके बाद 1-2 और लड़कों के मर्डर हुए। और अभी 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद, जो कभी मेरा साथी, मेरा कार्यकर्ता, मेरा भाई रहा है, उस कल्लू कुशवाहा ने जब नए लड़कों में उठने का काम किया तो उसका मर्डर भी करा दिया जाता है। सोचो मेरे भाइयों, ये मर्डर करने वाले चेहरे असली दुश्मन नहीं है, वो असली हत्यारे नहीं है। जो बंदूक का ट्रैगर दबा रहे हैं वो असली दोषी नहीं है, ट्रैगर दबा रहे हैं वो असली दोषी है। उनकी जमानतें जब्त करने का काम हम सबको करना है। ये मर्डर की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देने का हमको काम करना। एक पाल समाज का केस बता रहे थे, कौन से गांव में, धौर्रा बनोर कला में, क्या नाम है, बाबू पाल। मैं कह रहा हूं भाइयों, कभी पाल मरेगा, कभी कुशवाहा, कभी जाटव, कभी यादव, कभी गुर्जर, कभी दांगीर, कभी रावत, कभी कुर्मी, कभी सैर, कभी साहू, कभी मल्लाह, कभी केवट, कभी मुसलमान। कोई भी मरे, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण वैश्य क्यों ना हो, वो सब मानवता के नाते मेरे भाई हैं। एक आदमी भी अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो गुंडे नहीं होते जो उसको मारते हैं, उन गुंडों के सरगना वो नेता होते हैं जिनको तुमने सत्ता में बिठाने का काम किया है। ये दामोदर कहने के लिए आया है। और वादा कर रहा हूं, जिस दिन चुनाव का परिणाम ला दो, यकीन मानो, कल्लू कुशवाहा का मर्डर किसने करवाया उस नेता का नाम भी खोलेंगे और 120 की धारा लगवा के उसको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये भी दामोदर यादव वादे से कहने के लिए आया है। दूसरा मेरे भाइयों, किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो मैंने बता दी। मेरा तो जन्म ही किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है। लेकिन जो भय का, आतंक का माहौल है, मालूम है थोड़ी सी राहत मिली जब 7,000 से तुमने हरवाया। लेकिन अगर पूरी राहत चाहिए तो 27,000 से हराओ। कहते हैं जन्मदिन मना लिया अपने मोड़ा का और हमें नहीं बुलाया तुमने। ये माहौल है शहर में, गांव में नहीं। शहर में क्या माहौल है कि जन्मदिन मना लिया और नरोत्तम को या उनके लड़के को नहीं बुलाया तो रात को पुलिस तलाशती है। दस्तौन मना लिया और अगर नरोत्तम की बड़ी होर्डिंगें नहीं लगवाई तो रात को पुलिस तलाशती है। ये जो भय का वातावरण है, दामोदर वादा करता है तुमको भयभीत करने वाले को ऐसा भयभीत करेंगे कि हमेशा के लिए दतिया छोड़ के भागने का काम करेगा। ये भी दामोदर वादा करता है। दूसरा, ये जो प्रशासन की दादागिरी चलती है, यकीन मानो मेरे भाइयों, तहसीलदार और एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी आपके समस्याओं के समाधान के लिए आपके गांव में मंच लगाने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे वादा करने आया है। तुम्हें इस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब मैं जो कह रहा हूं तो सुन लेना। ये अधिकारी कहेंगे हरा दो ऐसे आदमी को, तुमसे भी कहेंगे हरा दो ऐसे आदमी को। इनकी नहीं मानना है, इनकी मान गए तो हरा दोगे हमें, लेकिन अगर हमें जिता दोगे तो जो तुम आज इनके चक्कर काट रहे, कल ये तुम्हारे चक्कर काटने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे कहने के लिए आया है। दूसरा, एक और बात कहूंगा, आडंबर और पाखंड के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है वो किसी व्यक्ति, किसी जाति के खिलाफ नहीं। दामोदर यादव किसी जाति का विरोधी नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है।
लेकिन जो अपनी पापोती समझते हैं धर्म को, जो जाति के आधार पर तुमको हमको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा बताने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देने निकला है दामोदर। अरे चाहे विधायक बन जाए या मुख्यमंत्री, चाहे कभी ना बन पाए पंच सरपंच भी, जब तक दामोदर जिंदा है आडंबर पाखंड और जातकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और पूरी ताकत से लड़ने का काम करता रहेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया। और एक बात और सुन लो, ये मत सोचना कि चुनाव लड़ रहे हैं तो बदिया कर लोगे। बदिया जानते हो? मंच वाले जानते हो? बदिया जानते हो? सामने वाले जानते हो? कैसे कैसे हम अपने उसूलों से सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, 1000 बार हार जाएगा। सुन लेना, ये मत कहना कि वोट का लाभ चाहिए तो चलो धीरेन्द्र शास्त्री के पांव छू लो। अगर तुम जबरन लोगे तो वह पांव पकड़ के फटक और ले। समझ गए कि नहीं हिंदी में? तो कोई इस तरह की शर्तें दामोदर पे मत रखना। दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस, दामोदर के लिए शिव पुराण, अगर कुछ है तो बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ भारत का संविधान और संविधान। और डंके की चोट पे कहता हूँ, जिस दिन संविधान का राज आ जाएगा, जिस दिन संविधान को मानने वाले तुम्हारे जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, उस दिन अधिकारी भी तुम्हारे सेवक बन जाएंगे और तुम्हारा जनता का राज आ जाएगा। दामोदर वही सपना देख रहा है। इसलिए आडंबर पाखंड के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे तमिलनाडु के अंदर एक और बात यहां से कहूंगा, तमिलनाडु में चमत्कार हो गया। ईवी रामास्वामी पेरियार को मानने वाला एक नौजवान लड़का, मेरी उम्र का, विजय जोसेफ, जो वहां का फिल्मों का एक्टर है, सुपरस्टार, लेकिन एक्टर होने के बाद भी, सुपरस्टार होने के बाद भी उसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, पेरियारवादी। और उस विचारधारा की दम पर वो नौजवान लड़का अगर तमिलनाडु में सरकार बना सकता है तो 2026 में तमिलनाडु में एक चमत्कार हुआ। 2027 में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में चमत्कार करेंगे और 2028 में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में चमत्कार करके नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। यकीन मानो, ये भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक साहबनाथ तो दूसरा नागनाथ है। जो मनवर साहब काशी राम जी कहते थे, वो दामोदर भी कहता है, दोनों चोर चोर मुंह से आते भैया हैं। इन दोनों चोरों को सबक सिखाना है, इसको आपकी दम पर पूरा करेंगे। और अंत में कहूंगा, 6 जून को बताया मेरे साथियों ने कि बिलारी में बाबा साहब के जन्म जयंती से उपलक्ष्य में या कोई कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय होता, बुरा बता रहे 20-25 हजार लोग आ रहे हैं। मुझसे भी कह रहे थे, मैं भी पहुंचने का प्रयास करूंगा, आप सब भी सहयोग देने का काम करना। दूसरा, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के साथी हमारे पास आए हैं, वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य अलग से बने, उसमें मेरा भी समर्थन मिले। तो मैं आप सब साथियों से कहूंगा कि हम भी बुंदेलखंड राज्य अलग से बनाने के पक्ष में हैं। ये मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सहमति इस बात की ले ली है। लेकिन अंत में यही कहूंगा, एक गाना है फिल्म का, वो गा के अपना भाषण खत्म करूंगा। क्यों डॉक्टर साहब सुना दे? बिल्लू भाई तुम याद है? वो एक पुरानी फिल्म का गाना है, हमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। और इस गम का नाम है वो चेहरा जिसके निकलते से ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं मजबूरी में दादा दादा कह के। मन में तो गालियां चलती हैं, लेकिन सामने दादा दादा दादा। यकीन मानो, दादा या तो अपने सामने से दादा लिखना बंद कर देंगे या फिर दतिया आना बंद कर देंगे। एक बार ताकत देने का काम करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब यहाँ जो अधिकारी